हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइनल ईयर के सेकंड पेपर जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट है उसका फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट से मैंने पहला जो टॉपिक लिया है वो है इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। इकोलॉजी जिसे हम पारिस्थितिकी भी कहते हैं, पारिस्थितिकी क्या है और इसकी स्टडी या इसका अध्ययन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले वैज्ञानिक हेकल द्वारा 1869 में दिया गया था और यह शब्द जो है इकोलॉजी जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं, ये दो ग्रीक भाषा के शब्दों से उत्पन्न हुआ है। ये शब्द हैं ओइकोस तथा लोगोस। इकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ओइकोस एंड लोगोस। यहाँ ओइकोस शब्द का अर्थ है घर या ऐसा स्थान जहाँ हम रहते हैं या जहाँ प्राणी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। जबकि लोगोस शब्द का अर्थ है स्टडी या अध्ययन करना। अर्थात इकोलॉजी को हम ये कह सकते हैं कि जिस भी जगह एनिमल्स रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में, जिस आवास में, उस आवास का एनिमल के रेस्पेक्ट में अध्ययन या आपस में जो इंटर रिलेशन है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। वैसे तो इकोलॉजी की कई परिभाषाएं दी गई थी अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन जो एक तरह से हम कहते हैं सर्वमान्य परिभाषा या जो वेल एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो है उसके अनुसार इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है या साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तथा उनके आसपास के वातावरण के साथ उनका जो इंटर रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम बायोटिक तथा एबायोटिक फैक्टर्स और उनका एनवायरनमेंट, इन तीनों चीज़ों का आपस में इंटरडिपेंडेंस, इंटरैक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर से अर्थ है कि अजैविक घटक, जैसे हम देखते हैं अपने आसपास मिट्टी, सॉइल, बारिश, प्रकाश, तापमान, हवा, ये सारी चीज़ें जो है वो अजैविक हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। जैविक घटक या बायोटिक फैक्टर्स में हम काउंट करते हैं हमारे आसपास के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे अलग अलग एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें बायोटिक फैक्टर में काउंट होगी। और एनवायरनमेंट जो है हमारा, उसको हम एनिमल और उसके एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन को हम फाइनली कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या जो अलग अलग स्तर हैं, मतलब हमको इकोलॉजी किस किस लेवल पे पढ़नी है, शुरुआत कहाँ से करते हैं हम इसकी। तो इसमें हम देखते हैं कि जब हम किसी भी एनिमल की बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बना है, तो वी स्टार्ट विथ सेल्स। सबसे छोटी इकाई हमेशा कोशिका होती है और कई सारी कोशिकाओं के मिलने से टिश्यू या उत्तकों का निर्माण होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अलग अलग प्रकार के उत्तक मिलकर किसी एक प्रकार के अंग का निर्माण करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के अंग हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर, या अगर हम प्लांट की भी बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स दे क्यूमुलेटिवली फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलकर किसी भी एनिमल के पूर्ण स्ट्रक्चर को बनाते हैं या ऑर्गेनिज्म को पूर्णतः बनाते हैं। एक ही प्रकार के कई सारे ऑर्गेनिज्म जब इकट्ठे होते हैं या किसी एक जगह रहते हैं तो वो उस पर्टिकुलर एनिमल की, ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे अगर हम माने कि किसी एक जगह पर इकट्ठी हुई जो बर्ड्स हैं और सारी एक ही प्रकार की है, तो वो उस बर्ड की पॉपुलेशन कहलाएगी। या अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम सारे एक ही स्पीशीज़ के हैं, तो हमारी ये पॉपुलेशन कहलाएगी। अलग अलग एनिमल्स की या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन मिलकर बनाती है कम्युनिटी। जैसे हम जहाँ रहते हैं, ह्यूमन की पॉपुलेशन या सारे इंसान मिलके बना रहे हैं हमारी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन, सारी बर्ड्स मिलके बनाती है बर्ड्स पॉपुलेशन, और इस तरह से अलग अलग एनिमल्स अपनी अपनी पॉपुलेशन बनाते हैं। लेकिन जब हम सब आसपास रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं, तो हम सभी आपस में मिलकर एक तरह की कम्युनिटी बनाते हैं, जिसमें हो सकता है आप बर्ड्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, बर्ड्स आपको कर रहे हो, या जो रैट है वो कहीं ना कहीं आपसे इंटरैक्ट कर रहे हो। तो दिस फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी। और जब किसी एक स्थान की हम बात करें तो एक स्थान की कम्युनिटी और उसके एनवायरनमेंट को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो वो एक प्रकार का इकोसिस्टम बनाता है, जो कि अपने आप में
सेल्फ सस्टेनेबल है, अपने आप को चलाने में योग्य होता है और अपने आप को बैलेंस करने में सक्षम होता है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के अगर हम इकोसिस्टम्स को मिला लें, जैसे हम समुद्र की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के एनिमल्स पाए जाएंगे, उसका अपना एनवायरनमेंट है, अपने घटक हैं, तो वो एक तरह का इकोसिस्टम हुआ जिसको हम मैराइन इकोसिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर पाए जाने वाले इकोसिस्टम अलग प्रकार के होते हैं। पेड़ अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम हो सकता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले इस तरह के सभी प्रकार के इकोसिस्टम मिलकर बनाता है बायोस्फीयर। तो ये लेवल्स हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के या जिस संगठन के अलग अलग स्तर मान सकते हैं। जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं पूर्णतया, तो इकोलॉजी में हम मेनली पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर इन 4 स्तरों पे फोकस करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्या है इकोलॉजी का, इकोलॉजी का किस प्रकार से हमको पढ़ना आवश्यक है या क्या इसके पीछे कंसेप्ट रहता है। तो मेन चीज़ ये है कि जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो एक छोटा सूक्ष्म जीव हो, चाहे हमारे जितना अच्छा पूर्णतः विकसित वर्टिब्रेट्स, हम सभी आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम देखें कि मनुष्यों में मान लो किसी एक कोई बैक्टीरियल स्पीशीज़ से कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो हो सकता है घातक सिद्ध हो जाए, तो मनुष्यों की मृत्यु हो सकती है। जैसे हम वायरस के केस में देख रहे हैं आजकल कि एक सिंगल वायरस जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसका अर्थ ये कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं, इसीलिए इकोलॉजी ज़रूरी है। इकोलॉजी की स्टडी के पीछे ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य मेनली ये है कि हम सभी एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम सभी एक ही वातावरण में रहते हैं और अपने आसपास पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार की चीज़ों से लगातार इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यूज़ करते हैं और उनसे प्रभावित होते भी हैं। इसलिए जब हम मनुष्य की बात करें, जैसे हम अपनी जो पूर्णतः विकसित एनिमल की बात करें जो इस एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो अपने अलग अलग एक्टिविटी से इस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर सकता है या बहुत ज़्यादा यूज़ करके इस एनवायरनमेंट को ओवर एक्सप्लॉइट कर सकता है। जैसे हम कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, पेड़ पौधे हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, काट लेते हैं, या जो फ्रेश वाटर है उसको हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने कौन सी चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल है, कौन सी ख़त्म हो चुकी है, किस चीज़ को हमने किस प्रकार प्रभावित किया, ये सब जानने के लिए हमें इकोलॉजी का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इकोलॉजी हमारे लिए आवश्यक है। इसके अलावा जब भी हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, इकोसिस्टम में रहते हैं, तो एनवायरनमेंट के अलग अलग लेवल्स की अलग अलग प्रोडक्टिविटी होती है। कौन से प्राणी ने क्या चीज़ खाई है, उससे आगे एक तरह का एनर्जी फ्लो होता है और उसी कारण हम लोग सभी सर्वाइव करते हैं। और जो अल्टीमेट सोर्स है हमारे यहाँ पे एनर्जी का, वो है सन। सूर्य से ही सारी एनर्जी प्राप्त होती है, जिसको ग्रीन प्लांट्स ट्रैप करते हैं, वो उसमें भोजन बनाते हैं और उसी भोजन को हर्बीवोर एनिमल खाते हैं, हर्बीवोर्स को आगे कंज्यूमर्स खाते हैं, या इसके आगे जो हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं। तो इस प्रकार से एनर्जी फ्लो इस सिस्टम में, एनवायरनमेंट में चलता रहता है। तो इसकी एफिशिएंसी जानने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी हमें इकोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने प्रोडक्टिविटी को कम कर दिया है और हम उसे कैसे इम्प्रूव करें। इसके लिए इकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब भी हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं या इकोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ते हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि वो किसी भी सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है और आप उस सब को जानने के बाद में इस तरह से मॉडल बना सकते हैं या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उससे डेवलप कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, किसी भी अगर तालाब में एनिमल्स की डेथ हो रही है, मछलियों की मास मॉर्टेलिटी हो रही है, मछलियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में अगर मर रही हैं, तो आप सबसे पहले उस तालाब का पानी चेक करते हैं, उस इकोसिस्टम के बारे में पता करते हैं कि इसमें पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है या इसमें कोई कार्निवोरस एनिमल आ गया है या इसमें ऐसा क्या फैक्टर बदल गया है जिससे कि मछलियाँ एकदम से मर रही हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हो सकता है पोल्यूशन में कोई टॉक्सिक मेटल उसके अंदर, पानी के अंदर छोड़ दिया गया हो, इसलिए ये असर हुआ है, या हो सकता है कि एकदम से प्रदूषण बढ़ने से
ऑक्सीजन का लेवल घट गया हो, जिससे कि मछलियाँ अब लगातार मर रही है। तो इस तरह से इकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उनको जानकर हम ऐसा मॉडल डेवलप कर सकते हैं जिससे कि हम एक तरह से बैलेंस बना के रखें और एनवायरनमेंट से लेने के साथ साथ उसको हम दे भी सकें या उसको हम मेंटेन करवा सकें, ताकि आगे के लिए हमारे लिए वो चीज़ अवेलेबल रह सके। इकोलॉजी की जब हम ब्रांचेस पढ़ते हैं या शाखाएं पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से हम 2 शाखाओं के बारे में पढ़ते हैं जो मेजर इसकी ब्रांचेस हैं। दीज आर ऑर्ट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। ऑर्ट इकोलॉजी का मतलब है किसी इंडिविजुअल स्पीशीज़ या ऑर्गेनिज़म के बारे में हम जब बात करते हैं, या सिर्फ किसी एक ऑर्गेनिज़म की पॉपुलेशन का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, किस प्रकार से वो पॉपुलेशन एनवायरनमेंट पर रह रही है, एनवायरनमेंट से प्रभावित हो रही है, अडेप्ट कर रही है, उस कंडीशन को या उस स्टडी को हम हमेशा ऑर्ट इकोलॉजी कहते हैं। इसमें हम किसी सिंगल स्पीशीज़ पे फोकस करते हैं। जैसे अगर हम किसी एक प्रकार की बर्ड की बात करें, किसी एक स्पीशीज़ की बर्ड, जैसे यहाँ हम मोर का या पिकॉक का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने सिर्फ एक स्पीशीज़ को चुना। पिकॉक किसी एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो वहाँ पे क्या खाता है, किन फैक्टर से प्रभावित हो रहा है, उसमें कौन सी बीमारी हो रही है बैक्टीरिया या वायरस से, या वो कौन सी फूड को खाना पसंद करता है, या उसको कौन अटैक कर रहा है। ये सारी चीज़ें अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ एक स्पीशीज़ या उस मोर के रिस्पेक्ट में पढ़ें तो उसको हम ऑर्ट इकोलॉजी कहेंगे। या इस तरह से किसी और स्पीशीज़ का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ हम किसी एक स्पीशीज़ की और उसकी पॉपुलेशन की ही कर रहे हैं। जबकि सिन इकोलॉजी का अर्थ है कि कम्युनिटी या अलग अलग प्रकार के एनिमल्स के ग्रुप के बारे में बात करना, या किसी एक स्थान पर जो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट से कैसे प्रभावित हो रहे हैं और उसको कैसे बदल रहे हैं, उसमें कैसे अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं, क्या रिलेशन है, अपने एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, वो सारी चीज़ें हमेशा सिन इकोलॉजी कहलाती है। सिन इकोलॉजी को आगे 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी तथा इकोसिस्टम इकोलॉजी मुख्य है। इन 3 सब टाइप्स के बारे में हम आगे के प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।